हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्री कोचिंग सहारनपुर में। देखिए, आज हम एक मैराथन क्लास का आयोजन करेंगे जो आपके एनएससी ट्रेनी एग्जाम, जो आपका एग्रीकल्चर ट्रेनी एनएससी के थ्रू कराया जाता है, उसकी जो आपका री एग्जाम होने वाला है, जिसकी तिथि है आपकी 15 मई, उसके लिए और स्पेशली तो आपकी एनएससी के लिए, और आपका जो आने वाला यूपी एजीटी एग्जाम है, या फिर आपका एएफओ एग्जाम, या फिर आपके अदर जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम, चाहे वो आपका एफसीआई हो या फिर नाबार्ड हो या फिर आपका एनएससी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास जो है आपकी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को जो है एक साथ करके रखा जाएगा। और इसमें जो आपका क्वेश्चंस का लेवल रखा है हमने, वो आपका आपका मीडियम टू हाई लेवल, ठीक है। मीडियम टू हाई लेवल क्वेश्चन का लेवल रखा है, जो आपके परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार जो है क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपका, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सूट एंड फ्रूट बोरर ऑफ ओकरा। देखिए, यहाँ पे जो आपकी ओकरा यानी कि भिंडी वाली फसल है, उसमें सूट और फ्रूट बोरर का साइंटिफिक नेम पूछ रहा है। देखिए, जो आपकी सूट और फ्रूट बोरर होती है, वो क्या करती है, जैसे अगर फ्रूट है तो फ्रूट में ऐसे छेद कर देगी, इसकी इस प्रकार सुंडी होती है। और यहाँ पे आपका जो सूट वाला पोर्शन है वो भी दिखाया गया है, सूट में इस प्रकार जो है छेद कर देती है, ठीक है। जिसमें जो आपकी सुंडी होती है, इल्ली होती है, वो इसमें ज्यादातर इफेक्ट करती है। बाद में जो एडल्ट हो जाता है, एडल्ट भी ज्यादा इफेक्ट करता है, बट ज्यादातर जो इफेक्ट करती है वो आपकी सुंडी वाली स्टेज करती है। तो इसमें साइंटिफिक नेम पूछ रहा है, तो साइंटिफिक नेम होता है इसमें आपका आयरिश विटेला। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है आयरिश विटेला। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सोविंग ऑफ व्हीट, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सोविंग यानी कि जब आप बुआई करते हो व्हीट की, तो उसमें कितना टेम्परेचर जो है आपका रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिए गए 20 से 25 है, 15 से 18 है, 10 से 15 है, 25 से 28 है। तो अगर हम गेहूं की बात करें, तो गेहूं में अगर यहाँ पे सोविंग के टाइम की बात करें, तो सोविंग के टाइम तो आपका होता है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और कुछ और भी टेम्परेचर है जो हमें याद रखने चाहिए, जैसे कि आपका जर्मिनेशन के टाइम, ठीक है। जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर होता है, तो जर्मिनेशन के लिए होता है आपका लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ओवरऑल अगर क्रॉप की बात करें, तो ओवरऑल क्रॉप को आपका 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो है चाहिए होता है। अगर हम कटाई के टाइम की बात करें, तो कटाई के टाइम जो होता है आपका 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड जब आपकी मैच्योरिटी स्टेज पे होती है, ठीक है, क्रॉप जब चाहिए होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है आपका आनुवांशिक सामग्री की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन पर फेनोटाइपिक प्रभाव पैदा करती है। देखिए, आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो पूछ रहा है। तो जो ये आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम्स पर इस प्रकार जो है जीन रखे हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे जीन जो है रखे होते हैं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे अलग अलग है, जैसे सिस्ट्रोन है, रिकॉन है, म्यूटोनी। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, फिनोटाइपिक सबसे छोटी इकाई होती है, उसको ही बोलते हैं आपकी म्यूटोन। ये म्यूटोन जो है इस प्रकार जो ये आपका क्रोमोसोम होता है, इस पर ये इस तरह की जो है म्यूटोन रखे रहते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म में। तो इसी को बोलते हैं म्यूटोन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सीड रेट पूछ रहा है बीटी कॉटन में। देखिए, बीटी कॉटन में सीड रेट कितनी रखी जाती है, जैसे ऑप्शन दिए गए हैं आपका 2.5 केजी पर हेक्टेयर, 1.5 केजी पर हेक्टेयर, 8 केजी पर हेक्टेयर या 7.5 केजी। तो बीटी कॉटन की बात करें, तो बीटी कॉटन में जो सीड रेट रखी जाती है वो रखी जाती है आपकी 1.5 केजी, ठीक है, 1.5 केजी पर हेक्टेयर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका in hybrid seed production using cytoplasmic genetic male sterility, CGMS, the
बी लाइन रिप्रेजेंट, जो आपकी बी लाइन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? देखिए, अगर हम इसमें साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी में बात करें, ठीक है, तो उसमें 3 लाइन होती है, आपकी ए लाइन और बी लाइन और आपकी आर लाइन, ठीक है, ये 3 लाइन होती है। तो आपकी ए लाइन होती है, ये तो आपकी होती है मेल फर्टाइल लाइन, ठीक है, फर्टाइल लाइन। और जो आपकी बी होती है, ये होती है मेल स्ट्राइल लाइन, ठीक है, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये होती है आपकी रिस्टोरल लाइन, ठीक है, सॉरी, बी होती है आपकी मेंटेनर लाइन, मेंटेनर लाइन, ठीक है, और आर होती है आपकी स्टोरर लाइन, रिस्टोरर लाइन, ठीक है। तो इसमें अगर बी लाइन की बात करें तो बी लाइन क्या होगी आपकी? ये होगी आपकी मेंटेनर लाइन, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका तापमान के ऊपर तापमान डैश के ऊपर जाने से टमाटर में जो लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन क्या होता है? जो आपका टमाटर में रेड पिगमेंट होता है, ठीक है, जो रेड पिगमेंट होता है उसको ही बोलते हैं लाइकोपीन। जो आपका रेड पिगमेंट पिगमेंट होता है उसको ही बोलते हैं लाइकोपीन। लाइकोपीन के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। देखिए, कितने डिग्री टेम्परेचर से जो है अगर ज्यादा हो जाए तो लाइकोपीन जो है बनना बंद हो जाता है, यानी कि रेड पिगमेंट बनना बंद हो जाता है। तो वो अगर आपका टेम्परेचर जो है 30 से ऊपर जाएगा, जो टमाटर की क्रॉप है आपकी, अगर 30 से ऊपर आपका टेम्परेचर जा रहा है तो उसमें जो रेड कलर है, ठीक है, जो रेड कलर है जो लाइकोपीन के द्वारा आता है वो उसमें बनना बंद हो जाता है। और मोस्ट फेवरेबल जो टेम्परेचर रहता है जिस पर लाइकोपिन बनता है वो होता है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रजनन करना। देखिए, फसलों का यानी कि कुछ क्रॉप, जैसे हम सपोज दैट कुछ क्रॉप है और उनमें किसी न्यूट्रेंट की कमी है, ठीक है, उसमें न्यूट्रेंट की कमी है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? आपने जैसे दूध का पैकेट भी देखा होगा, उस पे एक एफ करके, ऐसा एफ करके जो है टैग लगा रहता है, उसका ही ऑप्शन, यानी कि उसका जो एफ टैग लगा रहता है उसको ही बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। यानी कि उसमें जो न्यूट्रेंट है या विटामिन है वो एक्स्ट्रा डाले गए हैं, यानी कि उसमें पहले से प्रेजेंट नहीं थे, पहले से कम थे या प्रेजेंट नहीं थे, तो उसमें अगर एक्स्ट्रा कुछ चीजें डालते हैं तो उसको ही बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, जिससे उसका जो पोषण मूल्य होता है वो बढ़ सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका जीनोम ऑफ ड्वार्फ क्वेंडिस। देखिए, एक बनाना की वैरायटी है ड्वार्फ क्वेंडिस, इसका जीनोमिक नंबर पूछ रहा है। तो इसमें जैसे ऑप्शन दिए गए हैं ए ए यानी कि ट्रिपल ए, फिर ट्रिपल ए बी, ए ए डबल बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ट्रिपल ए, ठीक है, यही होता है आपका जीनोमिक नंबर जो आपकी ड्वार्फ क्वेंडिस वैरायटी है बनाना की। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से अनार का सबसे गंभीर रोग जो इसके क्षेत्र विस्तार को सीमित करता है, ठीक है, यानी कि एक भयंकर रोग है इस प्रकार का, जो अनार का जो फ्रूट होता है वो इस प्रकार जो है सड़ जाता है और गिर जाता है, ठीक है। तो ये किस कारण होता है? ये होता है आपका जो आपका बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज होता है, ठीक है, जो आपका बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज होता है पोमग्रेनेट में, ये उसके कारण होता है। ये एक बहुत ही भयंकर बीमारी है पोमग्रेनेट की, जिससे कि जो पोमग्रेनेट की फसल है काफी हद तक जो है नष्ट हो जाती है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए था। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू CIWA वोट प्लांटिंग डिस्टेंस इज केप्ट इन मिड ऑर्चर्ड ऑफ गवावा। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत पूछा जाता है कि मिड ऑर्चर्ड ऑफ गवावा के लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए, या ये कहाँ से जो है आपका पब्लिश हुआ है, ठीक है, ये किसने दिया है। तो जो आपका ICAR, ठीक है, ICAR अगर इसकी बात करें और CIWA, ठीक है, तो ये होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एग्रीकल्चर, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये है आपका भुवनेश्वर में, भुव भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में ये आपका ICAR CIWA, ठीक है। तो इसके जो मिडो ओचर्ड ने दिया है इसके गवावा के लिए, इसमें प्लांटिंग डिस्टेंस कितना रखा गया है? इसमें 1 to 2 मीटर, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा।
अब यहाँ पे इसके बारे में भी दिया गया है, जैसे जो आपका ICRCIW है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, ये आपका जो है भुवनेश्वर में है। इसने क्या किया है, अमरूद के लिए मैदानी बागवानी के लिए जो है ये मीडो ऑर्चर्ड जो है इसने विकसित किया है, जिसमें प्रति हेक्टेयर की बात करें तो प्रति हेक्टेयर आपके 5000 पौधे लग जाते हैं, जिसमें स्पेसिंग रखी जाती है आपकी 1 to 2 मीटर। ठीक है, तो ये जो मीडो ऑर्चर्ड दिया है आपका ICARCIWA ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका द सुटेबल टेम्परेचर फॉर स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एप्पल सीड। देखिए यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन एक टर्म दी गई है, ये एक्चुअली होती क्या है। देखिए सीड डोरमेंसी की दो टर्म होती है, एक तो आपकी स्ट्रेटिफिकेशन और एक होती है आपकी स्कैरिफिकेशन। ठीक है, स्कैरिफिकेशन। ये अब स्ट्रेटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, इसमें सीड को डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए एक चिलिंग इंजरी की जाती है, यानी कि उसको माइनस या कुछ ऐसे डिग्री कम तापमान पर रखा जाता है जिससे उसकी जो डोरमेंसी होती है वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, और स्कैरिफिकेशन क्या होता है, स्कैरिफिकेशन जो है मैकेनिकल तौर पर जो है जो सीड की डोरमेंसी को ब्रेक किया जाता है, यानी कि जो उसका सीड कुछ जो सीड होते हैं उनका सीड कोड काफी हार्ड रहता है, तो उसमें मैकेनिकल तौर पे यानी कि उसमें स्क्रैच करके, ठीक है, या किसी चीज से उसको खरोच करके उसमें जो है सीड जो सीड कोट होता है उसको तोड़ा जाता है, जिससे कि उसकी डोरमेंसी को ब्रेक किया जा सके, यानी कि इसमें जो जर्मिनेशन होना है उसको जर्मिनेशन में बढ़ावा दिया जा सके, वही होता है आपका स्कैरिफिकेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसमें जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है एप्पल में, इसके लिए टेम्परेचर रखा जाता है आपका 1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ए राइट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन और स्कैरिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपका स्ट्रेटिफिकेशन होता है, ये स्कैरिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया। देखिए स्ट्रेटिफिकेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ पुटिंग द सीड अंडर मोस्ट कोल्ड कंडीशन। देखिए इसमें स्ट्रेटिफिकेशन में कोल्ड कंडीशन में रखा जाता है, और जो स्कैरिफिकेशन होता है इसमें मैकेनिज्म ऑफ द स्क्रैचिंग ऑफ रिमूवल ऑफ सीड कोट। तो इसमें सीड कोट को जो है रिमूव किया जाता है फिजिकल तौर पे, यानी कि फिजिकल उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। और इसमें क्या किया जाता है, स्ट्रेटिफिकेशन में टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और इसमें ब्रेक डाउन द सीड कोट। ठीक है, ये आपकी फिजियोलॉजिकल डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए होता है स्ट्रेटिफिकेशन, और ये होता है फिजिकल डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए। ठीक है, ये और इसमें आपकी कोल्ड एंड वार्म स्ट्रेटिफिकेशन होता है, और इसमें मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेटिफिकेशन होता है आपका स्कैरिफिकेशन में। तो ये था आपका स्ट्रेटिफिकेशन और स्कैरिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका लिंकेज को सबसे पहले किस पौधे में खोजा गया। तो जो आपका लिंकेज था, जो आपका मेंडल ने एक यही एक जो है पॉइंट रह गया था उनसे, लिंकेज, तो इसको बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने खोजा था। तो ये सबसे पहले जो आपका लेथाइरस ओडोंटरस, ठीक है, लेथाइरस ओडोंटरस यानी कि जो स्वीट पी है, स्वीट पी में सबसे पहले देखा गया जो आपका लिंकेज है। नेक्स्ट है आपका ट्रिस्टेजा वायरस। जो आपका ट्रिस्टेजा वायरस है, ये काफी पूछा जाता है। ये जो ज्यादा इफेक्ट करता है आपका जो आपकी ग्रेप्स क्रॉप है, ठीक है, ग्रेप्स क्रॉप है। ट्रिस्टेजा वायरस जो है ट्रांसमिटेड इनटू द प्लांट थ्रू इन सिट्रस। तो सिट्रस में जो लगता है ट्रिस्टेजा वायरस, वो किसके द्वारा जो है इफेक्ट होता है या ट्रांसमिट होता है, ये होता है आपका एफिड के द्वारा। ट्रिस्टेजा वायरस जो है एक ये वायरस है जो एफिड के द्वारा, ठीक है, जो एफिड के द्वारा क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, यानी कि फैलता है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आपका सीड लेसनेस इन बनाना। तो जो बनाना में सीडलेसनेस होती है वो किसके कारण होती है। तो बनाना में सीडलेसनेस होती है आपकी
वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पिक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आम की खेती में स्पंजी उत्तक के लिए के विरुद्ध के उत्तक के विरुद्ध विशेष रूप से प्रभावी है। स्पंजी उत्तक का मतलब है यहाँ पे स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है। जो अल्फांजो आम होता है, ज्यादातर ये विकार जो है जो आपकी अल्फांजो आम होती है उसमें ज़्यादा लगता है स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है। स्पॉन्जी टिश्यू में क्या है, जो आम का मैंगो का जो टिश्यू होता है वो एक स्पंज की तरह जो है हो जाता है। ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है आम का। तो इसको जो प्रभावी होता है, विशेष रूप से प्रभावित करता है, वो करता है आपका स्ट्रोमल। यानी कि अगर आप स्ट्रो किसी जो है किसी क्रॉप का स्ट्रो यानी कि भूसा जो है उसमें डाल दोगे इसके नीचे, तो उससे जो है इफेक्ट ज़्यादा नहीं होगा आम की क्रॉप में, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये एक बहुत अच्छा होता है जो आपका स्ट्रोमल्च होता है। नेक्स्ट है आपका, मेल स्टेरिलिटी इन मस्कुलिन इज गवर्न बाय। देखिए, जो मस्कुलिन में मेल स्टेरिलिटी होती है वो किसके कारण होती है, वो होती है आपकी सिंगल रेसेसिव जीन, यानी कि ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है आपका आइसोलेशन डिस्टेंस इन ओनियन। देखिए, ओनियन में आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें तो दो तरीके का आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, एक तो फाउंडेशन सीड के लिए और एक होता है आपकी सर्टिफाइड सीड के लिए। तो अगर फाउंडेशन सीड की बात करें तो फाउंडेशन सीड में ओनियन में होता है आपका 1000 मीटर और सर्टिफाइड में होता है आपका 500 मीटर, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका, जब एक प्यूरिन का स्थानांतरण दूसरे प्यूरिन से होता है तो किस प्रकार का कहलाता है। देखिए, यहाँ पे अगर हम प्यूरिन से प्यूरिन की बात करें, ठीक है, तो अगर प्यूरिन ये है आपका प्यूरिन जैसा चित्र में दिखाया गया है, अगर प्यूरिन यानी कि ए से जी और सी से टी, ये दो तरीके से चलता है, ठीक है। ए से जी जा रहा है तो प्यूरिन, और सी से टी जा रहा था प्रीमिडिन। तो प्यूरिन अगर इधर की फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो प्यूरिन को बोलेंगे आपका ट्रांसिशन, यानी कि ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। अगर प्यूरिन से आपका यानी कि ए से टी जा रहा है, यानी कि प्यूरिन से आपका प्रिमडीन जा रहा है, तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्जन, ठीक है। तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्जन, ठीक है। इसको यहाँ से प्रदर्शित किया जाता है ए बराबर जी यानी कि सी बराबर टी, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट आपका ट्रिटिकेल, इसमें गुणसूत्र होते हैं आपके 8x, एक संकर है, तो ये किसका क्रॉस है आपस में, तो ये है आपका वीट और राई का, ठीक है। इसमें वीट की जो क्रोमोसोम होती है 6s और राई होती है 2x, ठीक है, इनके 2x 2n बराबर, इसमें राई होती है सिकल सेल यानी कि 14। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया भी गया है, जो ट्रिटिकम ड्यूरम होती है और सिकल सीरियल होती है, इनका पहले क्रॉस किया जाता है, ठीक है। इसमें 28 है, इसमें 14 है, फिर एक हाइब्रिड मिलता है जिसमें 2n बराबर 21 होते हैं आपके, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, उसमें क्रोमोसोम डबलिंग की जाती है, तब उसमें 42 हो जाते हैं, ठीक है। तो 42 बन के बनता है आपका टेट्रिकम एस्टिवम। फिर टेट्रिकम एस्टिवम की फिर से क्रॉस किया जाता है सिकल सीरियल से, जिसमें 2n बराबर 14 होते हैं। फिर एक हाइब्रिड मिलता है जिसमें 2n बराबर 28 मिलते हैं आपके। फिर उसके क्रोमोसोम डबलिंग होकर आपकी हो जाती है 2n बराबर 56, ठीक है। तो ये 56 क्या होते हैं, ये 8x, ये होते हैं 8x, ठीक है। तो ये होते हैं, अगर बात करें तो इसको बोलते हैं ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल, ठीक है। ये क्या होता है, ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल। अगर पूछ ले तो ट्रिटिकेल कौन सा है, ऑक्टाप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, तो ये एक ऑक्टाप्लॉइड सीरियल्स होता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर था आपका ऑप्शन डी। इससे काफी क्वेश्चंस आपके बन गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर ड्रॉप इन मैंगो, ठीक है। फॉर फ्रूट ड्रॉप इन मैंगो कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। देखिए, मैंगो में फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करने के लिए किसका एप्लीकेशन किया जाता है। जैसे यहाँ पे 2,4-D दे रखा है, 240 20 ppm और 50 ppm नेप्थलीन एसिटिक एसिड है आपका, NA जो एक ऑक्सीन होता है, ठीक है, एक साइकोसेल है,
तो फ्रूट ड्रॉप के लिए स्पेशली जो यूज़ होता है आपका जो ऑक्सीजन होता है नैप्थलीन एसिटिक एसिड, उसका 500 ppm फॉर्मुलेशन जो है यूज़ किया जाता है आपका फ्रूट ड्रॉपिंग को कंट्रोल करने के लिए मैंगो में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है हुगो डी वरीज ने उत्परिवर्तन से संबंधित प्रयोग किस पौधे पर। तो हुगो डी वरीज ने जो आपका जो आपके उत्परिवर्तन से संबंधित जो प्रयोग किए थे वो किए थे आपके ओइनोथेरा, यानी कि जिसको इवनिंग प्राइमोस कहते हैं इस प्लांट पे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जो ब्रेसिका यू ट्राइंगल है वो किसका उदाहरण है। वो एक इंटर स्पेसिफिक का है या इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस का है या आपका इंटर जेनेरिक क्रॉस का है। तो ये है कि आपका इंटर स्पेसिफिक क्रॉस, ये यू ट्राइंगल जो है इस फॉर्म में चलता है। देखिए, जैसे हम अगर हमको ब्रेसिका कैरिनेटा चाहिए तो हम ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका ओलिवेसिया का क्रॉस करेंगे। अगर हमें ब्रेसिका जंसिया चाहिए तो ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका रेपा का क्रॉस करेंगे। ठीक है, नाइग्रा और रेपा इन क्रॉस करके हमें मिल जाएगा जंसिया। ठीक है, और अगर हमें ब्रेसिका नेपस चाहिए तो हमें ओलरेसिया और रेपा का क्रॉस करके ब्रेसिका नेपस मिल जाएगा। तो ये है आपका यू ट्राइंगल ब्रेसिका का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सीडलेसनेस इन सिंधु, जो आपकी सिंधु वैरायटी है मैंगो की। ठीक है, मैंगो की जो सिंधु वैरायटी है एक, यानी कि इसमें बीज नहीं होता, सीडलेस वैरायटी होती है जो है आपकी मैंगो की है सिंधु। ठीक है, तो इसमें मैंगो इज ड्यू टू द पार्थिनोकार्पी। तो इसमें किस कारण पार्थिनोकार्पी आती है, कौन सी पार्थिनोकार्पी के द्वारा जो सीडलेसनेस होता है। तो ये होता है आपका स्टेनोस्पर्मोकार्पी। ठीक है, ये होता है आपका स्टेनोस्पर्मोकार्पी। तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है आपका डेस्क्रिप्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट, यानी कि जो दीपा एक्ट है आपका ये कब लागू हुआ था। ये आपका 1914 या 2003 या आपका 1947 या 1938। तो जो आपका दीपा एक्ट जो लागू हुआ था वो हुआ था आपका 1914, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है द जीन फॉर जीन कंसेप्ट। देखिए, जीन फॉर जीन कंसेप्ट किसने दिया। तो ये दिया था आपका H.H. फ्लोर ने। ये भी काफी क्वेश्चंस पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका द प्राइमरी इंट्रोडक्शन, जो आपका प्राइमरी इंट्रोडक्शन से तैयार किस्म है। देखिए, तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन दो तरीके का इंट्रोडक्शन होता है आपका, एक तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, और एक होता है आपका सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। ठीक है, दो तरीके का इंट्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी इंट्रोडक्शन पूछ रखा है, तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन से आपकी कल्याण, सोनू, सोनालिका और आपकी लरमा राजा, ये तीनों ही आपकी प्राइमरी इंट्रोडक्शन से तैयार किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका जिजिपस मोरेंटाना, जो आपके बेर की क्रॉप है जिजिपस मोरेंटाना। ये आपकी डिप्लॉयड है या टेट्राप्लॉयड है या आपकी हेक्साप्लॉयड है या आपकी ऑक्टाप्लॉयड है। तो जो आपकी जिजिपस मोरेंटाना है ये आपकी टेट्राप्लॉयड क्रॉप है। देखिए, जो टेट्राप्लॉयड क्रॉप होती है, टेट्रा एक होती है ट्राइप्लॉयड और एक होती है टेट्राप्लॉयड। अगर ट्राइप्लॉयड की बात करें, ट्राइप्लॉयड, ठीक है, ट्राइप्लॉयड की बात करें तो इसमें सीड नहीं होता। ठीक है, सीड नहीं बनता है, यानी कि सीडलेस होती है जो ट्राइप्लॉयड होती है। बट इसमें यहाँ पर टेट्राप्लॉयड पूछ रखा है तो इसमें सीड होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पादप प्रजनन की सबसे पुरानी विधि। देखिए, पादप प्रजनन की जो सबसे पुरानी विधि थी वो थी आपकी मास सिलेक्शन, यानी कि जिसको समूह चयन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जो फ्लेवर सेवर क्रॉप है टमाटो की। ठीक है, यहाँ पे पूछ रखा है ये किसकी किस्म है। तो ये किस्म है आपकी है टोमेटो की। बट ये किसने दी थी, ये दी थी आपकी एक कालजीन करके कंपनी थी। ठीक है, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो आपकी कालजीन कंपनी ने 1980 में दी थी। बट इसको जो फर्स्ट मार्केट में उतारा गया था, ये उतारा गया था आपका 1994 में। ये भी पूछ लेता है कि सबसे पहले जो फ्लेवर सेवर है वो कब जो है सोल्ड हुई थी, किसकी बिक्री स्टार्ट हुई थी। ये हुई थी 1994 में। ठीक है, और ये बनी थी कब, ये बनी थी 1980 में, 1980। नेक्स्ट है आपका
पहला मानव निर्मित अनाज टेट्रिकल तैयार किया था, ये किसने तैयार किया था? ये किया था आपका डब्ल्यू रिम्पो ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो ऑफ व्हीट। तो व्हीट का जो है सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो पूछ रहा है। तो व्हीट की बात करें तो व्हीट में होता है आपका 1:20, ठीक है, 1:20 ये होता है आपका व्हीट का सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो। अब कुछ और मल्टीप्लिकेशन रेशो की बात कर लेते हैं वेरियस सीड्स के बारे में। जैसे आपका वेट की बात करें तो वेट का हो गया था आपका 1:20, ठीक है। और पेडी का होता है आपका 1:70 या 1:80, ठीक है। और मेज की बात करें तो मेज में होता है 1:80 से 1:100 तक, ठीक है। और पोटैटो की बात करें तो पोटैटो में सबसे कम होता है 1:4, यानी कि अगर एक सीड आप लगाते हो तो उससे 4 ही सीड आपको मिल सकता है, ठीक है। और कॉटन की बात करें तो कॉटन में 1:50 तक होता है। और चिकपी की बात करें तो चिकपी में आपका होता है 1:10 या 1:12। और सबसे हाईएस्ट होता है आपका पर मिनट, यानी कि बाजरा में 1:100 से 200 तक, ठीक है। अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में 1:16 होता है। और ग्राउंड नट में होता है आपका 1:8। और सोरघम या रैपसीड में होता है आपका 1:100। और आपका ग्रीन ग्राम और आपका ब्लैक ग्राम है काउपी है, इनमें होता है 1:40। तो ये जो आपके फर्स्ट 3 है, यानी कि वीट, पेडी और माइज और पल्प मिलेट, ठीक है। और रागी सबसे इम्पोर्टेंट है, रागी, ठीक है। ये पूछने की काफ़ी संभावना है सीड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे रागी का भी यहाँ पे 1:80 से या 1:100 के बीच होता है, ठीक है। ये थे आपके सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो। नेक्स्ट है आपका टैग साइज ऑफ ब्रीडर सीड। तो जो ब्रीडर सीड होता है उसका टैग साइज पूछ रहा है। तो ब्रीडर सीड की बात करें तो आपका होता है 12x6, यानी कि 12 ऐसे होगा, ठीक है, 12 ऐसे होगा। और चौड़ाई होगी इसकी 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर होगा और ये होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होता है आपका ब्रीडर सीड। अगर हम आपकी सर्टिफाइड सीड या फाउंडेशन सीड की बात करें तो उनका होता है आपका 15/7, ठीक है, 15/7.5। तो इसका ऑप्शन ए राइट था, 12/6। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं सीड्स के बारे में। तो सीड्स जो है 4 प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट आपका न्यूक्लियस है, ब्रीडर सीड है, फाउंडेशन सीड है और आपका सर्टिफाइड सीड है। जो ये इंडिया में 4 ही सीड आते हैं आपके, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। एक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये जो न्यूक्लियस सीड होता है ये इनिशियल स्टेज का सीड होता है जो आपका ब्रीडर के द्वारा, ठीक है, प्लांट ब्रीडर के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। और इसकी जो क्वांटिटी होती है बहुत ही लिमिटेड होती है, ठीक है। और ये भी आपका जो ब्रीडर सीड है ये भी प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड होता है, ब्रीडर के द्वारा ही जो है उत्पादित किया जाता है। और जो आपका फाउंडेशन सीड होता है ये प्रोजेनी तो आपकी ब्रीडर सीड की होती है, बट जो आपकी एनएससी है, ठीक है, एनएससी होगी, एनएससी यानी कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कंपनी होगी, तो उसके द्वारा जो है उत्पादित किया जाता है, ठीक है। और जो आपका लास्ट में सर्टिफाइड सीड, ये फाउंडेशन सीड की जो है प्रोजेनी होती है। और जो आपकी एसएससी यानी कि स्टेट सीड कॉर्पोरेशन और आपकी कुछ सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है कुछ फार्मर क्या करते हैं, फार्मर जो है आपके जो साइंटिस्ट की देखरेख में इसके तो जो है तैयार किया जाता है, जो आपका सर्टिफिकेट सीड होता है, सर्टिफाइड सीड होता है, ठीक है। और अब जो है आपकी जेनेटिक प्योरिटी की बात कर लेते हैं। तो जेनेटिक प्योरिटी होती है न्यूक्लियस की 100%, ब्रीडर की भी 100% और आपकी फाउंडेशन की 99.5%। और आपके लास्ट में होता है सर्टिफाइड की होती है 99%। ऐसे ही फिजिकल प्योरिटी ब्रीडर और न्यूक्लियस की आपकी 100 होती है, फाउंडेशन की 98 होती है और आपकी सर्टिफाइड की भी 98 होती है। टैग कलर की बात करें तो टैग कलर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है न्यूक्लियस सीड में आपका, जैसे बफ कलर होता है, बफ कलर। और जो आपका ब्रीडर सीड होता है इसमें गोल्डन येलो, फाउंडेशन सीड में आपका वाइट कलर होता है। और जो आपका सर्टिफाइड होता है, देखिए इसमें कहीं कहीं पे ब्लू भी दिखा रहता है, बट जो ओरिजिनल होता है वो आपका एज्योर ब्लू होता है, ठीक है। क्या होता है आपका एज्योर ब्लू। तो टैग साइज की बात करें तो जैसे हमने पूछा था पिछले क्वेश्चन में, आपका टैग साइज ब्रीडर जो आपका न्यूक्लियस सीड होता है इसमें कोई टैग साइज नहीं रहता है, जो आपका न्यूक्लियस सीड रहता है। बट आपका जो ब्रीडर सीड होता है इसमें 12/6
और जो आपके फाउंडेशन और सर्टिफाइड है इनमें दोनों में सेम रहता है आपका 15/7.5। ठीक है, तो ये थे आपके टैग साइज वगैरह। अब नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से मोनोसोमी है। देखिए इनमें मोनोसोमी ये एक एन्यूप्लोडी के टाइप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं जैसे डाइसोमी है, मोनोसोमी है। यहाँ पे मोनोसोमी पूछ रहा था 2n-1। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है इसमें राइट है। जैसे डबल मोनोसोमी पूछे तो इसमें यहाँ पे -1 और लगा देंगे। ठीक है, और नैलिसोमी में 2n-2 आ जाएगा। ट्राइसोमी 2n+1 है, और डबल ट्राइसोमी में 2n+1+1। ठीक है, इसी प्रकार जो टेट्रासोमी है, पेंटासोमी है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके इस चित्र के माध्यम से। ठीक है, इस चित्र को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पूछा था मोनोसोमी, तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा 2n-1। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है युग्मकों को ज्यामितीय रूप में आरेखित करना कहलाता है। देखिए हम इस प्रकार जो है जब हम किसी यानी कि जब क्रॉस करते हैं, संकर तैयार करते हैं, तो उसको एक डायग्राम में इस प्रकार रख के उसमें उसका कलर, ठीक है, उसका टेक्सचर, ये चीज़ को निर्धारित करने के लिए उसको एक ज्यामितीय आकार में जो है निर्धारित करते हैं, तो उसको ही बोलते हैं आपका पुनेट स्क्वायर। ठीक है, जो ज्यामितीय रूप होता है उसको ही बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। जैसे यहाँ पे ये दर्शाया गया है, जैसे हम आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर का जब क्रॉस करेंगे, ठीक है, आपस में, तो कैपिटल आर का करा तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर का करा तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके साथ करेंगे इसका, फिर इसके साथ इसका करा तो ये डोमिनेंट है तो ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, अब इसका और इसका करा तो ये छोटे छोटे दोनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर इसका रेशो निकाल लेंगे हम, फिनोटाइपिक रेशो, तो इसका रेशो आ जाएगा 3:1 फिनोटाइपिक रेशो। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशो की बात करें तो 3:1 आएगा, और जीनोटाइपिक रेशो आएगा इसका 1:2:1। ठीक है, यानी कि 1 और ये 2, ठीक है, और ये 1। ठीक है, तो 1:2:1 ये तो आपका जीनोटाइपिक है, और फिनोटाइपिक आपका 3:1। तो ये था आपका पुनेट स्क्वायर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल सीड डे सेलिब्रेटेड हो। जो आपका इंटरनेशनल सीड डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 26 अप्रैल को। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ सीड से रिलेटेड जो है कुछ एक्ट या कॉरपोरेशन या कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका सीड एक्ट है, ये कब पास हुआ था? ये आपका 29 दिसंबर 1966 को पास हुआ था। जैसे सीड एनएससी है, सीड नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ये 7 मार्च 1963 को एस्टेब्लिश हुआ था। और आपका नेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन है, ये 1924। आपका नेशनल सीड प्रोग्राम है 1975। और सीड कंट्रोल ऑर्डर पास हुआ था आपका 1983 में। नेशनल सीड पॉलिसी आई थी आपकी 2002 में। और एक सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, सेंट्रल सीड लेबोरेटरी, जो आपकी बनारस में है, ये 1960 में इस्टेब्लिश हुई थी। और आपका जो सीड रूल है ये आपका आया था 1968 में। ठीक है, इनमें से भी इस प्रकार जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मेंडल ने अपने प्रयोगों का वर्णन इस शीर्षक वाले शोध पत्र में किया था। ठीक है, जब आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने, जिसमें आपके 7 करेक्टर्स दिए गए हैं, तो एक रिसर्च पेपर निकाला था, उसका शीर्षक पूछ रहा है, उसका टाइटल क्या था? तो वो था आपका प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ऑप्शन है इसमें राइट होगा। पर इसमें जो 7 करेक्टर्स थे वो चित्र के माध्यम से दर्शाए गए हैं। वो 7 करेक्टर्स पे जिसने मेंडल ने जो है काम किया था वो आपकी सीड फॉर्म थी, सीड कलर था, पोड साइज था। ठीक है, और आपका पोड का कलर था, फ्लावर का कलर था, फ्लावर पोजीशन थी। ठीक है, तो एक्सिल है, टर्मिनल है, स्टेम की लेंथ थी, टाल है, शॉर्ट है। ठीक है, ये आपके 7 करेक्टर्स थे, जिसमें राउंड, रिंकल आपकी फॉर्म, जो आपकी सीड की फॉर्म होगी, या आपका गोल था या रिंकल था। ठीक है, जैसे सीड कलर येलो था या ग्रीन था। और पोड का जो फॉर्म थी वो इनफ्लेट थी या कॉन्सेंट्रिक थी। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी थी या सीधी थी। और पोड का कलर था ग्रीन था या येलो था। और इसी फ्लावर का कलर पर्पल था या वाइट था। तो इसी प्रकार जो है 7 करेक्टर्स पे उन्होंने काम किया था। जो आपकी ये भी पूछ लेता है, उन्होंने
कौन सी फसल पर काम किया था, तो उन्होंने किया था गार्डन पी पे, ठीक है, गार्डन पी, जो आपकी गार्डन पी थी उसी पे काम किया था उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एपोमिक्सिस शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो देखिए जो एपोमिक्सिस शब्द है ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप फाउंड इन एपिजियल जर्मिनेशन, देखिए एपिजियल और हाइपोजियल ये दो प्रकार के जो जर्मिनेशन है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनमें बच्चे जो है कंफ्यूज भी होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे चित्र के माध्यम से स्पष्ट दर्शाया गया है, अगर आप अच्छे से ध्यान से देख रहे होंगे, ठीक है। देखिए जो एपीजियल की बात करें तो एपीजियल जो जर्मिनेशन होता है, जो इसमें सीड कोट होता है, जैसे जैसे आपका जर्मिनेशन होगा तो सीड कोट जो है जैसे जैसे जो हाइपोकोटाइल होता है, ठीक है, ये हाइपोकोटाइल कोटिलेडोन होता है, वो सीधा जो भूमि होती है यानी कि जो सोयल होती है वो उसके बाहर ही आ जाता है सीधा, ये देखिए बाहर आ जाता है, ये वाला बाहर आ जाता है पोर्शन, ठीक है। बट एपी जो हाइपोजियल होता है, हाइपोजियल में ऐसा नहीं होता, जो सीड है आपका वो सीड में से सीधा जो है एपिकोटाइल सीधा बाहर निकलेगा, बाकी सीड कोट जो है आपका वो भूमि के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका हाइपोजियल, हाइपोजियल यानी कि अंदर, ठीक है, और एपीजियल, एपी एपी मतलब ऊपर, ठीक है, एपीजियल यानी कि ऊपर, जो ऊपर आ जाता है। तो इसमें सीड की भी पहचान होनी चाहिए कि सीड कौन से हैं, किस प्रकार का सीड है। जैसे एपीजियल पूछ रहा है तो एपीजियल में इसका जो एग्जाम्पल है वो है ओकरा, ठीक है। और ये तीनों है आपके हाइपोजियल के एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिससे आप देख सकते हैं कि हाइपोजियल जर्मिनेशन किन में होता है और आपका एपीजियल जर्मिनेशन किन में होता है। जैसे हाइपोजियल की बात करें तो ये आपका ग्राम है, पी है, पिजन पी है, ग्राउंड ग्राउंड नट है, लेटिन है, मेज और कोकोनट है, अरेका नट, ब्लैक पेपर है, कॉफ़ी है, ब्रॉड बीन है, शुगर बीट है, और मोस्टली ज़्यादातर जो मोनोकोट्स होती हैं, मोनोकोट्स, मोनोकोट्स यानी कि जिनमें जो बीज पत्र होता है एक ही रहता है, यानी कि दो फाक में दो, ऐसे दो नहीं बनते, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोकोट, ठीक है। इसमें एक ही बीज पत्र रहता है, पूरा पूरा बीज एक ही रहता है, इसके दो पार्ट नहीं होते, उसी उनमें ज़्यादातर जो है हाइपोजियल पाया जाता है, ठीक है, जो मोनोकोट होता है, ठीक है। और जो एपीजियल होता है, एपीजियल आपका पाया जाता है बीन्स, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, फ्रेंच बीन और पंपकिन, ओकरा, और आपका जूट, टोमेटो में, कास्टर में, पपाया में, मस्टर्ड में, और आपका काउपी है, सनफ्लावर है, ओनियन है, सोयाबीन और कॉटन है, कुकुम्बर है, ठीक है, और आपका टामारिंड है, ठीक है। इनमें पाया जाता है आपका एपीजियल जर्मिनेशन। तो एग्जाम्पल को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वह अवस्था जिसमें फूल खिलते हैं लेकिन परागण के बाद ही खुलते हैं, ठीक है। फूल तो खुलते हैं बट जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद ही खिलते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका परागण के बाद ही खुलते हैं कहलाता है, तो इसमें होगा आपका चेस्मोगेमी, ठीक है। और जो इसमें देख लेते हैं जैसे गैइटेनोगेमी, जिटनोगेमी है, चेस्मोगेमी है, क्लिस्टोगेमी है या क्रॉसपोलन, ठीक है। जो जिटनोगेमी है, जिटनोगेमी की बात करें, जो इसमें क्रॉस होता है, ये सेल्फ पोलिनेशन का ही एक उदाहरण है जिटनोगेमी। इसमें जो क्रॉस होता है वो जो एक प्लांट है, एक प्लांट के एक फ्लावर से जो अंतर यानी कि परागण है वो दूसरे एक प्लांट के ही दूसरे फ्लावर पर जाकर गिरते हैं, उसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, तो उसी को बोलते हैं जिटनोगेमी। और चेस्मोगेमी क्या होता है, यानी कि जो अनओपन्ड फ्लावर होता है इसमें पोलिनेशन जो है बंद अवस्था में हो जाता है, जो पोलिनेशन के बाद खुलता है उसको बोलते हैं चेस्मोगेमी। और क्लिस्टोगेमी में क्या होता है, क्लिस्टोगेमी में जो फ्लावर होता है वो पूरी अपनी स्टेज में खुलता ही नहीं है, इनके इसमें जो सब चीज़ें होंगी जैसे पोलिनेशन वगैरह होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वो बंद ही अवस्था में होगा, ठीक है। इसका एक राइस है, वीट है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है इसके क्लिस्टोगेमी के, ठीक है। और क्रॉस पोलिनेशन तो आप जानते ही हो, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जब आपके वो जो आपके पोलन है, ठीक है, स्टिग्मा पर जाकर क्रॉस करते हैं तो उसी को बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन।
ठीक है, ये था आपका चेस्मोगेमी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका F1 संकर और उसके माता पिता में से एक के बीच एक क्रॉस को के रूप में जाना जाता है, यानी कि A और B। ठीक है, मान लिया A और B का क्रॉस कराया तो हमें F1 मिला AB। ठीक है, A और B, हमें F1 मिला A और B। ठीक है, ये F1 मिला। जब हम इस F1 का क्रॉस चाहे हम इसके साथ कराएं चाहे इसके साथ कराएं, यानी कि दोनों में से किसी के साथ करा सकते हैं, तो इसी क्रॉस को बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस। और टॉप क्रॉस की टेस्ट क्रॉस की बात कर लेते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस होता है जब ये तो हो गया इसमें डोमिनेंट, ठीक है, और ये होता है इसमें रेसेसिव। ठीक है, जब भी किसी चीज़ का जो है दो वैरायटी का क्रॉस कराया जाता है, उसमें फर्स्ट होता है डोमिनेंट और सेकंड होता है रेसेसिव। जब हम F1 का क्रॉस जो है रेसिस्टिव के साथ कराते हैं तो हमें टेस्ट क्रॉस प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस अच्छे से जान गए होंगे कि जो बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पराग कोष को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, जो आपके फ्लावर होते हैं, फ्लावर में जो आपके ऊपर स्टेमन देख रहे होंगे, आपका स्टेमन जो है, यानी कि हमें इसमें जो है क्रॉस पोलिनेशन करना है, तो हम इसमें से जो मेल पार्ट होते हैं उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो उसको हटाने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं एमस्कुलेशन, यानी कि विपुंसन। नेक्स्ट है आपका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची। देखिए, जो लीची की एनआरसी है वो कहाँ पे है? वो है आपकी मुजफ्फरपुर बिहार में। ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार में। ऐसे ही काफ़ी एनआरसी है, जैसे आपकी पोमग्रेनेट की बात करें तो पोमग्रेनेट की आपकी सोलापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ग्रेप की आपकी पुणे में है। ठीक है, पुणे में है। तो ये ऐसे ऐसे एनआरसी भी आपको याद रखने चाहिए, इनसे भी क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा परपरागण को बढ़ावा देने वाला तंत्र है। देखिए, परपरागण को बढ़ावा देने वाला तंत्र जो होता है आपका वो होता है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होता है? डाइकोगैमी एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें जो आपके मेल पार्ट और आपके फीमेल पार्ट, ठीक है, फीमेल पार्ट, ये दोनों ही आपकी अलग अलग स्थिति अलग अलग स्टेज पर मैच्योर होते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं आपकी डाइकोगैमी। ठीक है, इसमें जो है आपके पुंकेसर और स्त्रीकेसर अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, इस जिससे कि आपका जो क्रॉस पोलिनेशन यानी कि परपरागण को बढ़ावा मिलता है। और होमोगैमी क्या होता है? होमोगैमी यानी कि दोनों जो है आपकी ये एक स्वपरागण को बढ़ावा देता है, जिसमें जो मेल और फीमेल पार्ट एक ही स्टेज पर जो है एक ही समय पर जो है परिपक्व होते हैं, वो होता है आपका होमोगैमी। और क्लिस्टोगेमी में जैसे मैंने बताया था, आपका जो अनओपन फ्लावर रहता है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है वो जो है अनओपन फ्लावर में ही होता है, वो कभी भी खुलता नहीं है। ठीक है, और चेस्मोगेमी में जैसे बताया था अभी पीछे, चेस्मोगेमी में जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है फ्लावर खुल जाता है वो होता है चेस्मोगेमी। तो ये वाला, ठीक है, होमोगेमी और आपका क्लिस्टोगेमी और आपका चेस्मोगेमी, ये तीनों जो आपके सेल्फ पोलिनेशन के एग्जांपल है, सेल्फ पोलिनेशन के। इसमें डाइकोगेमी जो है आपका क्रॉस पोलिनेशन का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्यूजेनिंग। ब्यूजेनिंग क्या है? एक प्रैक्टिस है, ये किस क्रॉप में की जाती है? तो जो ब्यूजेनिंग है ये आपकी एक प्रैक्टिस है जो आपकी राइस की फील्ड में की जाती है। ठीक है, ये की जाती है आपकी लगभग सोविंग से 35 से लगभग 45 डेज़। ठीक है, जब आप ट्रांसप्लांटिंग कर देते हो तो 35 से 45 दिन के अंदर अंदर आपकी ब्यूजेनिंग क्रिया की जाती है। तो ये थी आपकी मैराथन क्लास। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें कंपाइल किए, तैयार किए। ठीक है, तो ये जो आपकी मैराथन है, ये आपकी जो आने वाला NSC एग्ज़ाम जो आपका 15 मई को होने वाला है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें से क्वेश्चंस फंसेंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं। अभी आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक किया करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।